आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। Topic of this session, which is the last session, is state of women empowerment today. This, although it is the last topic, but it's the most important topic from the point of view of social equality and social problems of the country. All of you know that Constitution of India has guaranteed equal opportunity to both male and women. It took centuries for Western world to have the equality within the male and female, but India, because of constitutional provisions, there is equality between men and women. There is a 30% reservation for women. Apart from reservations, I will give one incidence. In every branch of knowledge, girls are outdoing the boys. I was Dean of Pune University between 2002 to 2006, and when I checked the result of BSc in the year 2004, the first topmost was from my college, Ahmednagar, with 92% mark. I just checked, first 10 students, out of 10, 8 were girls. So message is very clear. If things happen only on merit, if there is a rule of law, if equal opportunity is given to the girls, if there is no prejudice against the women workforce, I think that because of their sincerity, their commitment, and their intrinsic intelligence, women can easily be empowered. For those girls who want to go in police force or administration, we have the role model here, Kiran Bedi. There are actually all role models like Kiran Bedi in each and every profession. You have to identify them. And identifying such role models is also one of the way to empower women workforce in this country. With this kind of initial remarks, I declare that session is open for further deliberations. Jai Hind, Jai Maharashtra. A very good afternoon to all of you. मेरे पास आज शब्द नहीं है यह बताने को कि मैं कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैडम किरण बेदी को यहां पाकर। इन्होंने आकर हमारा बड़ा उत्साह बढ़ाया है और भारत के सभी छात्रों की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत नमस्कार। 3 बातें जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती हैं वो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, जो देश को उठाने में बहुत कारगर होंगी। सबसे पहली बात है चरित्र निर्माण की, दूसरा सेवा और समर्पण लाने की, और तीसरा अपनी पहचान बनाने की। मैंने आपके आंखों में वो जज्बा देखा है, वो जुनून देखा है जो भारत को बदल सके। और आप जो शांत यहाँ बैठे हैं वो इस बात का प्रतीक नहीं कि आप में ऊर्जा नहीं है, वह तूफान से पहले आने वाली शांति का प्रतीक है। जो तरीका होना चाहिए आपका वो इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में यह नहीं है, वह नहीं है। कमियां हर जगह होती हैं। आप बाहर जाएंगे तो दूर के ढोल सुहावनों की तरह वहां भी कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। आपको जो है अपनी गरीबी में ही, कम संसाधनों में ही आगे बढ़कर आना होगा। आपको अपनी एक पहचान बनानी होगी। आज सबसे ज्यादा चरित्र निर्माण और आपको अपना पहचान बनाने की जरूरत है। जो टेंडेंसी है हमारी काम करने की, कम काम करने की, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हम हर लोग एक थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं लगाएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ने वाला। तो ये जो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है ना कि अरे यार इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, उससे आपको बाहर निकलना होगा। और जिस दिन हर एक युवा इससे बाहर निकल गया उस दिन देश जरूर जागृत होगा और उस दिन देश जरूर प्रगति करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हर रविवार को जब सुबह मैं उठ के पेपर पढ़ती हूँ तो एक कॉलम मुझे बहुत परेशान करता है। वो कॉलम होता है मैट्रिमोनियल कॉलम। गोरी बहू चाहिए, गोरी पत्नी चाहिए, गोरी वधू चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये गोरे रंग के प्रति इतना आकर्षण क्यों। हर किसी को गोरी चाहिए तो बेचारी काली किधर जाएगी।
अब ये रिलेटेड है शॉविनिज्म से। शॉविनिज्म इज अ सबसेट ऑफ फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म is the strict adherence to a strict of religious principles and is absolutely extreme in nature. And since the dawn of civilization, women have always been at the receiving end of this kind of fundamentalism. इस सोच में जब तक परिवर्तन नहीं आता, नारी मुक्ति तो दूर, इस देश की मानसिकता पे जो संकट आया है वो कदापि दूर नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है कि जब अत्याचार सीमाएं पार कर देता है तो लोग अपने होशो आवाज खो देते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अप्लाइज टू वुमेन एम्पावरमेंट। व्हेन द एंड्योरेंस लिमिट्स ऑफ वुमेन आर टेस्टेड, दे रिवोल्ट लाइक वाइल्डफायर एंड इरप्ट लाइक मैग्मा। सो डू नॉट कंपेल देम टू गेट डिफेंसिव। एंड इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज all the power lies within you. You just have to ignite it. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much. Good afternoon, everybody. Today, as we are preparing ourselves to be a developed country, I hasten to mention that this dream will continue to be a dream if we neglect women empowerment. I don't look towards a woman from a gender perspective, but from a human perspective. Rather, I would like to look towards a woman as a community and not as gender. So when we talk about issues like dearth of women's rights, gender inequality, these are issues related to society as a whole and not only women. I believe that sincerity, mercy, and compassion are inherent qualities of a woman. And it is only because of these qualities they are more successful and influential. While we are planning our strategies for women empowerment, just focusing our attention on economic empowerment is not enough. We need to empower women politically, socially, physically in terms of their health, and most important of all, psychologically. Thank you. भारतवासियों और नौजवानों, मैं इस इंस्टीट्यूट में आकर बहुत खुशी महसूस करती हूँ, क्योंकि इतना विशाल और इतना एजुकेटिव इंस्टीट्यूशन हमारे देश में है और इस सारे क्षेत्र का एजुकेशन में इतना भला कर रहा है। इसलिए मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये इतना बढ़िया इवेंट संभव किया। जिस मकसद के लिए आप इकट्ठे हैं, ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशन है। ये एक रेवोल्यूशन है। इसको अगर रेवोल्यूशन समझ के जाओगे तो बहुत कुछ पा जाओगे, लेकिन अगर इसको सेमिनार या वर्कशॉप समझ के जाओगे और कुछ विचार लेके जाओगे तो बहुत कुछ खो जाओगे। जब मुझे राहुल जी ने ये इनवाइट किया इस इवेंट के लिए, तो मैंने ये देखा कि आज कितना जबरदस्त इनिशिएटिव है, जहां यंग फ्यूचर पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा किया है, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप को, देश के भविष्य को। यहां आप वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। तो इसलिए अगर हम ये समझ के चले कि वर्तमान भी हमारा हाथ में और भविष्य कैसे बनाना है इस प्रेरणा से, तो मैं ये समझूंगी आप परिवर्तनीय हैं, आप रेवोल्यूशन के लिए एक तैयार हो रहे हैं। हमारी विमेन एम्पावरमेंट का अगर हम लोग ये देखने चले कि इतिहास क्या है, अभी तक की जो पीढ़ी निकली, क्योंकि मैं इतनी उम्र की हो गई, मैंने क्या देखते आई कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे देश में वुमेन की प्रगति इक्वल नहीं थी। जब मैं 1950s में स्कूल में थी, 60s में कॉलेज में थी, 70s में मैंने यूनिवर्सिटी खत्म करके इंडियन पुलिस सर्विस में कदम रखा, तो 1972 में भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। पहले क्यों नहीं महिलाएं आई? क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी पढ़ने की, सक्षम होने की, कॉन्फिडेंस होने की का माहौल नहीं था। जब 72 में मैंने पुलिस सर्विस की तो क्या था माहौल? दहेज का माहौल, लड़की को घर में रखने का माहौल, काम ना करने का माहौल, लड़की को पर्दे में रखने का माहौल, लड़की को कहने के लिए कि जल्दी उम्र में मां बन जा, इसका माहौल था। ये हमारा इतिहास है। अभी भी कई मिलियन औरतें
ऐसे माहौल में है मेरे साथियों, उनको पीछे छोड़ के ये देश की प्रगति नहीं होने वाली। सो कुछ इतिहास अभी भी वर्तमान है, और अगर वर्तमान को हमने नहीं संभाला तो वो भविष्य बनने वाला है। तो मैं पहली चुनौती आपको ये छोड़ती हूं कि आओ मिलके उस वर्ग को भी उस वर्ग तक पहुंचे जिस वर्ग के पास ये साधन नहीं है। मेरे साथियों, अगर आंदोलन चाहते हो, कल का भविष्य संभालना चाहते हो, तो इस वर्ग तक पहुंचो, हर हालत में पहुंचो, जल्दी पहुंचो, कुछ सालों में पहुंच जाओ, और 3 साल में एक रेजोल्यूशन यहां से पास करके जाओ कि कोई भी लड़की अनपढ़ नहीं रहेगी। इसके बाद इस देश में कोई बड़ी लड़की बिना स्कूल के नहीं रहेगी, और स्कूल भी ज्यादा खुलेंगे ताकि एजुकेशन और स्किल्स एजुकेशन आए। अगर आप मेरे जैसी लड़कियां, अपने जैसी लड़कियां चाहते हो और बनना, तो गरीबी के वर्ग में जाओ, झुग्गी झोंपड़ियों में जाओ, अपनी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में वोकेशन लेके जाओ, उनको शिक्षित करो। अगर आप चाहते हो कि 2050 तक भारत की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन ना हो जाए, नहीं तो 1.5 बिलियन होने वाली है, 1.58 बिलियन होने वाली है। आपके पास जगह ट्रैफिक के लिए नहीं रहने वाली शहरों में, बहुत सारे शहर और बनने पड़ेंगे, बहुत सारी माइग्रेशन होनी होगी गांव से, तो लड़कियां तो पीछे रह जाएंगी, लड़के फिर घर से निकल आएंगे। तो अगर हम लोग टोटल प्रोग्रेस चाहते हैं तो जाओ विमेन एम्पावरमेंट। एजुकेशन में अभी भी हमारी लड़कियां पीछे हैं। तो मैं उस पहले वर्ग की बात कर रही थी जो अभी गरीब है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके पास हेल्थ नहीं है, जिसके पास स्कूल नहीं है, जिसके पास वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, जिसके पास माँ बाप की सोच नहीं है। दूसरा वर्ग वो है जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो समझे नहीं उसके पास क्या है, और अभी भी कमजोर समझते हैं कि मेरे पास पूरन नहीं है। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। कितनी कॉलेज एजुकेशन है, अब मुझे बताओ, इतनी कॉलेज एजुकेशन होने के बावजूद भी क्या उतने पढ़े लिखे जब बच्चे शादी करते हैं तो दहेज खत्म हुआ है क्या? क्या वो लड़की कहने लग गई है खबरदार अगर तुमने मेरे से शादी करनी है तो तुमने दहेज मांगा? उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, उसने अपनी शिक्षा को एक केवल डिग्री बनाया, उसकी एम्पावरमेंट नहीं हुई है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, सुनो मेरी बात, उन 90% जो हमारा स्कूल एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहा है, उनके पास 90% के पास ये नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल्स के पास है। उनके पास कंप्यूटर्स चलते हुए नहीं है, उनके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। मैं अब उस वर्ग की बात कर रही हूं जिस यूथ के पास, जहां औरतों के पास, लड़कियों के पास ये है, लेकिन फिर भी सिर्फ ताली बजानी सीखती हैं, स्पोर्ट्स फिर नहीं ग्राउंड में जाती, स्पोर्ट्स नहीं सीखती, रिसर्च और नहीं करती, अपनी शिक्षा को और नहीं पढ़ाती, और सिर्फ डिग्री इसलिए लेती हैं क्योंकि शादी अच्छी हो जाए, अच्छे घर में चले जाएं और दहेज मां से मिल जाए। मैं ये समझती हूं अगर आप रेवोल्यूशन चाहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो हर पढ़ी लिखी लड़की कहे रिजॉल्व करके कि मैं जब शादी करूंगी मजाल है कि कोई मेरे माँ बाप से दहेज मांगे, और वो शादी उसके बाद वो यहां से उठ के जाए। वो इस शर्त पे होगी कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, तू भी पढ़ा लिखा लड़का है, तू ये सोशल ईवल के खिलाफ आवाज उठाएगा। सेकंड, वो स्पोर्ट्स नहीं खेलती। कोई लड़की की एम्पावरमेंट बिना स्पोर्ट्स नहीं हो सकती, ये समझ के चलो, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी एक चुनौती है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा और बढ़ाए अपने देश में, यू हैव टू बी स्पोर्ट्स गर्ल्स। ताली बजाने के लिए मैं रोज पार्क में सैर करने जाती हूँ, मैंने कभी लड़की भागती नहीं देखी, लड़के कसरत करते देखे, लड़के क्रिकेट खेलते देखे, लड़के फुटबॉल खेलते देखे, लड़के हर चीज की एक्सरसाइज। लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां क्यों नहीं स्पोर्ट्स में आती? लड़कियां क्यों नहीं समाज में निकलती? ये है सेकंड वर्ग। तीसरा वर्ग, वो तीसरा वर्ग जैसे वंदना जैसी और हमारी एमएलए बैठी है, वो मेरा वर्ग, वो वर्ग जिसको सब कुछ मिला, अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाई उन्होंने और अपनी अपॉर्चुनिटीज को देश की सेवा में लगा दी। लेकिन इस वर्ग के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है ईमानदारी की। ईमानदारी है चुनौती इस महिलाओं के लिए। कोई भी विमेन ऑफिसर, कोई भी विमेन इन गवर्नमेंट, women in government, women in corporate, women as teachers, women as politicians, women as doctors, एक प्रण लेके जाएं कि हम ईमानदारी के रास्ते पे इस देश को चलाएंगे। मैं समझती हूँ तब विमेन एम्पावरमेंट होगी, नहीं तो विमेन एम्पावरमेंट नहीं होने वाली। तो आओ ये जब तीनों वर्ग मिल जाएंगे
और महिलाएं एक दिशा देखेंगी, एक सपना देखेंगी कि हमने ईमानदारी को वोट देना है और खुद जहां पर हैं हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे और मिलके देश के लिए एक आवाज बनाएंगे, वो है ईमानदारी। इस पब्लिक लाइफ में ईमानदारी, लेकिन हम अपने चरित्र निर्माण में ईमानदारी, क्योंकि जब करप्शन होती है तो वो जो पैसा आम आदमी के लिए होता है वो गरीब, वो डाइवर्ट होता है और सबसे ज्यादा वुमन उसकी विक्टिम बनती है। तो मैं यही कहूंगी, मैं क्वेश्चन आंसर्स को टाइम ज्यादा देना चाहूंगी, मैं बहुत कुछ कहने को है, लेकिन हमारी जो विमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूं, अभी भी बहुत पीछे है। इसीलिए बच्चे पैदा हो ही जा रहे हैं, क्योंकि वो औरत वो है जिसके पास फर्टिलिटी अपना राइट नहीं है, उसके ऊपर हावी हैं लोग पुत्र पैदा करने के लिए, उसके ऊपर हावी हैं लोग जल्दी मां बनने के लिए, उसके ऊपर ये जब तक हम ये अपनी अपनी पंचायतों में वापस नहीं लौटेंगे। आज वुमेन एम्पावर्ड है, अगर हमारी 10 लाख औरतें आज पंचायतों में हैं, लेकिन क्या एक हरित क्रांति आई? क्या हरित क्रांति आई? नहीं आई, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, ये पहली जनरेशन है। अगर 10 लाखों का अगर एक झुंड को हम ट्रेन कर दें और उनको सचेत कर दें, अलर्ट कर दें, तो ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो नहीं होंगे। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन 2% ग्रो कर रही है तो हमारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन शुड हैव ग्रोन एट 6%, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि हमारी हरित क्रांति नहीं आई। मैं कहती हूं हरित क्रांति भी औरत के हाथ में है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में अगर अर्बन पॉपुलेशन को देखो और कंपेयर टू एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, उसमें औरत का बहुत हाथ है, वो रेवोल्यूशन ला सकती है। ये चुनौती है हमारे पास। दूसरी चुनौती जहां विमेन की मेजॉरिटी है वो है टीचर्स की मेजॉरिटी। जो प्रोफेशन मेजर विमेन डोमिनेटेड है वो है टीचर प्रोफेशन। तो अगर मां बन के टीचर बने और टीचर मां बने और मां टीचर बने, तो क्या ये गैंग रेप्स और ये क्राइम्स हमारे देश में बढ़ सकते हैं? नहीं। हमारी औरत को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, वो मोबाइल नहीं होगी, वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में नहीं जाएगी, वो वेल्थ क्रिएशन नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को कह दिया जाएगा लड़की को कि 7 बजे के बाद तुमने बाहर नहीं जाना। हमको ऐसी सिक्योरिटी चाहिए, टीचर ऐसी चाहिए जो चरित्र निर्माण करे, जो टीचर ऐसी जो लड़के और लड़की को सही शिक्षा दे, दोनों को सही शिक्षा दे, लड़के को भी समझाए कि तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है और लड़के को भी बताए कि तुम्हारी अधिकार तो बताए, लेकिन अपनी जिम्मेवारियां अगर बताए तो मैं समझती हूं हमारे देश में एवोल्यूशन नहीं होगा, एक रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन